आज डीएनए में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत देश को पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा देने वाली खबर से करनी जरूरी है। हालांकि सकारात्मक सोच वाली खबर के इतिहास में असहनीय पीड़ा छुपी हुई है। आपको याद होगा, पिछले वर्ष 17 नवंबर को भारतीय सेना के कर्नल संतोष महादिक कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान उस वक्त 41 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष महादिक को सिर में आतंकवादियों की गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें सेना के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान बची नहीं। उस वक्त महाराष्ट्र के सतारा से आई कर्नल संतोष महादिक की आखिरी विदाई की तस्वीरों को देखकर पूरा देश रो पड़ा था। 39 वर्ष के कर्नल महादिक को उनके 5 वर्ष के बेटे ने मुखाग्नि दी थी। उस वक्त उनकी 11 वर्ष की बेटी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन तस्वीरों ने सहनशीलता की सारी दीवारें गिरा दी थी। किसी अपने को खोने के गम से बाहर आने में अक्सर लोगों को कई वर्ष लग जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को जीने का कोई मकसद नजर नहीं आता। ये पीड़ा हम सब ने कभी ना कभी जरूर महसूस की है, लेकिन एक सैनिक के परिवार की सहन शक्ति आम इंसान के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। और कहते हैं वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। और ये बात सिर्फ एक सैनिक पर लागू नहीं होती, बल्कि सैनिक का परिवार भी दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन इसी जज्बे के साथ जीता है और देश के लिए मर मिटने की चाहत रखता है। कुपवाड़ा में आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए कर्नल संतोष महादिक की पत्नी स्वाति महादिक ने अपने वीर पति की शहादत के 9 महीने बाद कुछ ऐसा किया है जो पूरे देश की महिलाओं को प्रेरणा देने का काम करेगा। मुझे आपको ये जानकारी देते हुए आज काफी खुशी हो रही है कि स्वाति महादिक बहुत जल्द अपने शहीद पति की ही तरह सेना में शामिल होकर देश की सेवा करती हुई दिखाई देंगी, और वही यूनिफॉर्म पहनेंगी जिसे पहनकर उनके पति ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, इस देश के लिए, हम सब के लिए। स्वाति ने सेना में भर्ती होने के लिए जरूरी एसएसबी यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा पास कर ली है, और वो बहुत जल्द चेन्नई में मौजूद ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जाएंगी, जहां उन्हें 11 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उन्हें सेना में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल कर लिया जाएगा। हमें लगता है कि ये आज की सबसे सकारात्मक खबर है, जिसमें देश की हर महिला के लिए एक संदेश छुपा हुआ है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल और कठिन क्यों ना हो, अगर दिल में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। आज इस खबर को देखकर उन लोगों को शर्म आ जाएगी जो भारत में रहकर पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं और आतंकवादियों के हमदर्द बनते हैं। अब आतंकवादियों की हर गोली का जवाब मिलेगा। एक शहीद के परिवार के आंसुओं को इंसाफ मिलेगा। छोटी सी उम्र में अपने पिता को मुखाग्नि देने वाले बेटे के दिल को चैन मिलेगा। शहीद कर्नल संतोष महादिक की पत्नी ने ली थी अखंड प्रतिज्ञा। संतोष के लिए मैं उनकी जिंदगी का एक हिस्सा थी। मेरे लिए तो वो मेरी पूरी जिंदगी थी। आई विल डू माई कर्मा, रेस्ट इज वट एवर रिजल्ट विल कम, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। अब दुश्मनों का संहार करने के लिए तैयार है एक शहीद की वीरांगना। मेडिकल फिटनेस हुआ है, बाकी इससे आगे ये तो बस ट्रेलर है। एसएसबी इज जस्ट अ 5 days ऑफ ट्रेलर। 1 year जो एज अ कैडेट मैं ओटीए में बिताऊंगी, दैट इज गोइंग टू बी टफ फॉर मी। आई एम अवेयर ऑफ दैट एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उन सब चीजों को कर पाऊं। वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर।
ये बात सिर्फ किसी सैनिक पर लागू नहीं होती, बल्कि सैनिक का परिवार भी दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन इसी जज्बे के साथ जीता है और देश के लिए मर मिटने की चाहत रखता है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब देश के लिए मर मिटने का साहस रखने वाले शहीद कर्नल संतोष महादिक अपने बच्चों के साथ सपनों की दुनिया में हंस खेल रहे थे। लेकिन इस परिवार पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से लड़ते हुए कर्नल संतोष महादिक ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 9 महीने पुरानी ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने पूरे देश को रुला दिया था। जब महाराष्ट्र के सतारा से शहीद कर्नल संतोष महादिक के आखिरी सफर की तस्वीरें सामने आईं, तो उसमें छिपी पीड़ा को सहन करना देश के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। भारतीय सेना में कर्नल संतोष महादिक ने जब देश के लिए आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपनी जान दे दी, तो पत्नी ने भी ठान लिया कि वो घर में बैठकर आंसू बहाने के बजाय खुद मोर्चे पर दुश्मनों से भिड़कर अपने पति की शहादत को सलामी देंगी। इस तरह के सिचुएशंस आपको स्ट्रांग बना देते हैं और आपको स्ट्रांग बना देते हैं और आप कर पाते हो। आपकी पोटेंशियल आपको समझ में तभी आते हैं जब तक आप खुद उस पानी में ना पड़ो। जिंदगी सिखा देती है इस तरह से। स्वाति की मांग का सिंदूर मिटे सिर्फ 9 महीने बीते थे, लेकिन इन 9 महीनों में कड़ी मेहनत और संघर्ष करते हुए स्वाति महादिक ने अपने शहीद पति की शहादत का मान रख लिया। संतोष ने मुझे ये नहीं चाहता कि मैं ये करूं या मैं वो करूं, बट संतोष का अपना प्यार आर्मी था। वो 5th स्टैंडर्ड से बीइंग इन यूनिफॉर्म एंड वो सपने देखते थे। तो उनके जाने के बाद मेरा तो सपना संतोष थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनका सपना मैं अपना लूं, उससे मैं उनके और करीब रह पाऊंगी। स्वाति ने पति की शहादत के बाद सेना में नौकरी नहीं मांगी, बल्कि पढ़ाई पूरी करके सेना में भर्ती के लिए जरूरी एसएसबी की परीक्षा पास की। इसके साथ साथ उन्होंने भर्ती के लिए जरूरी 5 राउंड्स भी क्लियर किए। मैंने सिर्फ एक एसएसबी की एग्जाम क्लियर की है और मेडिकल फिटनेस हुआ है। बाकी इससे आगे ये तो बस ट्रेलर है। एसएसबी इज जस्ट अ 5 days ऑफ ट्रेलर। 1 year जो एज अ कैडेट मैं ओटीए में बिताऊंगी, that is going to be tough for me. I am aware of that and I will try my level best. हालांकि उनके मजबूत इरादों के बीच उनकी उम्र रुकावट बन रही थी, क्योंकि स्वाति की उम्र 32 साल है और सेना के नियमों के मुताबिक वो इस उम्र में सेना में भर्ती नहीं हो सकती थी। सेना में शामिल होकर अपने पति की ही तरह देश सेवा का भाव दिल में लिए उन्होंने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह से आयु सीमा की शर्त को हटाने की विनती की थी। तब जाकर उन्हें ये मौका मिला। स्वाति अब चेन्नई में मौजूद ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जाने के लिए तैयार है, जहां उन्हें 11 महीने की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना है। इसके बाद वो देश के दुश्मनों से लोहा लेने को भी तैयार हो जाएंगी।
ट्रेनिंग में जाऊंगी, उसके बाद में मुझे पता चलेगा कि मैं कौन से कोर में जा सकती हूँ बेस्ड अपॉन माय परफॉर्मेंस वहाँ का, फिर वैकेंसीज कौन से कोर में है, उस हिसाब से जो भी मुझे काम मिलेगा उसको मैं पूरी ईमानदारी से करूंगी। हालांकि ये दुखद विडंबना ही है कि स्वाति को जब अपने चुने जाने की जानकारी मिली तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि अब इस खुशी को बांटने वाला उनके साथ नहीं है। संतोष की लाइफ जिस तरह से पूरी तरह से फुलफिल थी, ही यूज्ड टू से तृप्ति की भावना में रहो। हमेशा मैं कहती थी कि आपको सारी चीजें इतनी आसानी से मिल जाती है और मुझे हर चीज के लिए क्यों स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ही यूज्ड टू से स्टे इन अ भावा ऑफ तृप्ति, तभी तुम्हें सारी चीजें आसानी से मिली। आज मैं वाकई में बहुत मतलब उस स्टेज में हूं कि अब मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। 9 महीने पहले शहीद कर्नल महादिक के परिवार के लिए उनका अचानक चले जाना एक मुश्किल की घड़ी थी। हालांकि जिस तरह बेटे की बहादुरी पर तो पूरे देश को नाज था और हमेशा रहेगा, ठीक उसी तरह स्वाति महादिक की सोच और उनकी शक्ति देश की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ के लोग आतंकवादी हमलों और दहशत की घटना पर संवेदना व्यक्त करने के लिए या फिर त्योहार मनाने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी डीपी यानी डिस्प्ले पिक्चर्स चेंज कर देते हैं, लेकिन जब देश का कोई जवान शहीद होता है तो किसी के मन में संवेदना व्यक्त करने का ख्याल भी नहीं आता। अगर किसी शहीद की पत्नी अपने आंसुओं को रोककर देश के लिए जीने मरने की सौगंध लेती है तो कोई उसकी बात नहीं करता। चंद लोगों को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त और मस्त हो जाते हैं और फिर कह देते हैं कि लाइफ गोज ऑन, यानी जीवन आगे बढ़ने का नाम है। लेकिन यहां मैं इसमें एक सुधार करना चाहूंगा कि जीवन देश के लिए शहीद होने वाले जवानों को नजरअंदाज किए बिना उन्हें श्रद्धांजलि देकर आगे बढ़ने का भी नाम है। जीवन एक शहीद के परिवार को साल के 365 दिनों तक याद करने का भी नाम है और उनके संघर्ष को पूरे देश तक पहुंचाने का भी नाम है। हम आज आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि आप देश के जवानों और उनके परिवारों की कद्र कीजिए, क्योंकि अगर देश की रक्षा करते हुए शहीद होना जवानों की जिम्मेदारी है तो इस शहादत के काबिल बनना और शहीदों के परिवार की इज्जत करना हमारे समाज की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। खबरों के विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले आपको डीएनए में कल दिखाई गई हमारी एक रिपोर्ट के तीखे और त्वरित असर से जुड़ी जानकारी देना चाहता हूं। कल विश्लेषण की शुरुआत में मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि कैसे जम्मू कश्मीर के मुट्ठी भर अलगाववादियों के स्वागत, सत्कार और सुविधाओं के लिए वर्ष 2010 से लेकर 2015 के बीच 5 वर्षों में 506 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अलगाववादियों के होटल बिल से लेकर उनकी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले तेल का खर्च भी जम्मू कश्मीर की आम जनता की जेब से ही भरा गया। लेकिन अब केंद्र सरकार अलगाववादियों की सुविधाओं वाली सप्लाई लाइन काटने का इरादा बना चुकी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्हें सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के जम्मू कश्मीर के दौरे और कश्मीर घाटी के हालात के बारे में पूरी जानकारी दी। जी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार कश्मीर घाटी में अब कड़े कदम उठाने वाली है। सरकार अलगाववादियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं पर कैंची चलाने पर विचार कर रही है, फिर चाहे वो अलगाववादियों को मिलने वाली मेडिकल सुविधाएं हो, उनके आने जाने का खर्चा हो, उनके रहने का खर्च हो या फिर उनकी सुरक्षा पर किया जाने वाला खर्चा हो। सरकार का मानना है कि अलगाववादियों पर काबू पाने के लिए अब कठोर फैसले लेने ही होंगे और हमें खुशी है कि हमने कल रात को इस बारे में आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाई। हमने आपको बताया कि 5 साल में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा इन लोगों पर हुआ है और 24 घंटे के अंदर सरकार इस बारे में अब एक्शन ले रही है। और मुझे लगता है कि पूरे देश में लोगों को इस बात पर खुशी होगी कि जब इन सारे अलगाववादियों की सप्लाई लाइंस, सरकारी मदद की तमाम सप्लाई लाइंस कट जाएंगी। हमारे देश में जब कोई अपना समय खाली बैठकर बर्बाद करता है तो अक्सर एक मशहूर कहावत का इस्तेमाल किया जाता है और वो कहावत है मच्छर मारना। लेकिन हम आपको बता दें कि आज की तारीख में मच्छर मारना समय बर्बाद करने की पहचान नहीं है, बल्कि ये मानव सभ्यता को बचाने से जुड़ा
सबसे महत्वपूर्ण काम है और जो देश अपने लोगों को बचाने के लिए मच्छर मार रहे हैं उनके लिए अपने लोगों को मच्छरों से बचाना ऐसा ही है जैसे अपने लोगों को आतंकवादियों से बचाना। आज हम भारत के एक ऐसे ही पड़ोसी देश का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसने मच्छरों के खिलाफ 26 वर्षों से जारी गृह युद्ध जीत लिया है और इस देश का नाम है श्रीलंका। आपने श्रीलंका में LTTE यानी तमिल टाइगर्स और श्रीलंकाई सेना के बीच चले गृह युद्ध के बारे में जरूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा। 1983 में शुरू हुआ यह गृह युद्ध 2009 में LTTE के चीफ वी प्रभाकरण की मौत के साथ खत्म हुआ था। श्रीलंका को इस गृह युद्ध को खत्म करने में पूरे 26 वर्ष लगे थे। यह एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन अब श्रीलंका ने मच्छरों के खिलाफ 26 सालों से जारी गृह युद्ध भी जीत लिया है। श्रीलंका ने मलेरिया के खात्मे के लिए 1990 के दशक में प्रयास शुरू किए थे और 26 साल की मेहनत के बाद WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीलंका को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। श्रीलंका दक्षिण पूर्वी एशिया में यह कामयाबी हासिल करने वाला दूसरा देश बन गया है। इससे पहले वर्ष 2015 में मालदीव को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका में 26 वर्षों तक चले गृह युद्ध में करीब 1 लाख लोगों की जान गई थी, जबकि वर्ष 1934 से 1935 के बीच मलेरिया ने श्रीलंका में 80,000 लोगों की जान ले ली थी। लेकिन आतंकवादियों से जीतने वाला श्रीलंका अब मच्छरों के खिलाफ युद्ध भी जीत गया है। श्रीलंका में पिछले 3.5 वर्षों से मलेरिया का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। श्रीलंका की यह कामयाबी इसलिए अहम है क्योंकि 2015 में पूरी दुनिया में मलेरिया की वजह से 4,38,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि श्रीलंका में 2012 के बाद से अब तक मलेरिया से होने वाली मौतों का आंकड़ा 0 हो चुका है। पूरी दुनिया में अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें जितने भी लोग मारे गए हैं उसकी संख्या मच्छरों द्वारा पैदा होने वाली बीमारियों से मारे जाने वाले लोगों के मुकाबले कम है। पूरी दुनिया में 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मलेरिया प्रभावित या मलेरिया के खतरे वाले इलाकों में रहते हैं, जबकि आतंकवाद से प्रभावित देशों में रहने वाले लोगों की संख्या 238 करोड़ है। यानी आप कह सकते हैं कि मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन श्रीलंका एक ऐसा देश बन गया है जिसने आतंकवादियों और मच्छरों के खिलाफ ये दोनों ही युद्ध जीत लिए हैं। अब आपको बताते हैं कि कभी दुनिया में मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले देखने वाला श्रीलंका मलेरिया मुक्त देश कैसे बना। श्रीलंका ने मलेरिया के खात्मे के लिए मोबाइल मलेरिया क्लिनिक्स की शुरुआत की। इन मोबाइल मलेरिया क्लिनिक्स को मलेरिया प्रभावित इलाकों में तैनात किया जाता है और जैसे ही किसी व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण दिखाई देते हैं उसका इलाज मोबाइल क्लिनिक पर ही तुरंत शुरू कर दिया जाता है। इससे मलेरिया के पैरासाइट को पनपने का मौका नहीं मिलता और मच्छरों द्वारा मलेरिया के संक्रमण की संभावनाएं भी कम हो जाती है। इसके अलावा श्रीलंका ने मलेरिया से निपटने के लिए सर्वेलेंस सिस्टम की शुरुआत भी की, जिसमें मलेरिया के पुराने और नए मामलों का एक डेटा बैंक तैयार किया गया। मलेरिया प्रभावित देशों से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जाती है और जरूरत पड़ने पर उनके खून की जांच भी करवाई जाती है। इसके अलावा श्रीलंका में समुदायों को आपस में जोड़कर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के जरिए भी मलेरिया पर पूरी तरह से काबू किया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया में 33 देश ऐसे हैं जिन्हें WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। श्रीलंका से पहले 2007 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 2010 में मोरक्को और तुर्कमेनिस्तान, 2011 में अर्मेनिया और 2015 में मालदीव को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया जा चुका है। लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि भारत के मलेरिया मुक्त देश बनने में अभी कम से कम 15 वर्ष और लग सकते हैं। WHO सन 2030 तक जिन 35 देशों को मलेरिया से मुक्त करना चाहता है उनमें भारत भी शामिल है। और आपको ये भी बता दें कि इस वर्ष 1 जुलाई 2016 तक भारत में मलेरिया के 47,000 मामले सामने आ चुके थे, जिनमें 119 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2015 में भारत में 1,12,000 लोगों को मलेरिया हुआ था, जिनमें से 287 लोगों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली में भी मलेरिया से मौत का दूसरा मामला सामने आ चुका है। दिल्ली सरकार भी बीमारियों से निपटने के लिए और घर घर तक इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए मोबाइल क्लिनिक्स जैसी योजनाएं चला रही है। लेकिन दिल्ली सरकार
मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों को रोकने में अभी तक नाकाम रही है। हमें लगता है कि दिल्ली समेत देश के सभी राज्यों को श्रीलंका से सबक लेना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, क्योंकि कागजों पर तरह तरह की योजनाएं चलाकर मच्छर मारने से कुछ नहीं होगा। मच्छरों के खात्मे के लिए सबको गंभीरता दिखानी होगी, क्योंकि 21वीं सदी में मच्छरों को हराए बगैर कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता। भारत में मच्छर लोगों को मार रहे हैं और सरकारी योजनाओं को लागू करने वाले मच्छर मार रहे हैं। 5 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद मंगल ग्रह तक पहुंच चुका भारत 25 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले मच्छर के खिलाफ जंग हार रहा है। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों से हर साल भारत में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, जबकि भारत का एक पड़ोसी देश मलेरिया को मौत के मुंह में पहुंचा चुका है। श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां मलेरिया की मौत हो चुकी है। WHO ने श्रीलंका को एक मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। श्रीलंका से आई ये खबर भारत को मलेरिया मुक्त बनाने में एक सेतु की भूमिका निभा सकती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली समेत कई राज्यों में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जॉइंट पेन हो रहा था काफ़ी टाइम से, कल शाम से, और उसके बाद एकदम से फीवर है, और देन आफ्टर फिर मदर को रात को एकदम से इनको भी फीवर स्टार्ट हो गया, और फिर अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने डिसाइड हमने सोचा कि एक बार दिखाना चाहिए हॉस्पिटल में आकर। अभी ऐसा फाइनल नहीं है कि इनको कौन सी डिजीज़ है, चिकनगुनिया या फिर डेंगू या व्हाटएवर। डेंगू और चिकनगुनिया के आतंक की तस्वीरें आप तक पहुंचाने में बहुत बड़ा जोखिम है। जोखिम क्यों है ये हम आपको इसी कैमरे की नज़र से दिखाते हैं। बस थोड़ा सा पैन और जूम करते ही आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं वहां जो पानी जमा है वहां पर डेंगू के मच्छर और उनका लार्वा वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ जो पानी जमा है, पीछे जो नाला है वो खुला है, उसमें गंदगी का अंबार है। शायद ही इस सोसाइटी के बनने के बाद यहाँ कभी साफ सफाई करने के लिए प्रशासन आया होगा, और शायद ही करोड़ों लाखों की कीमत से बनाए गए इन फ्लैट्स को बेचने के बाद बिल्डर ने इस इलाके की सुध ली होगी। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फिर ये थोड़ा सा मेडिसिन दिया, मेरे को बोला कि ये चिकनगुनिया के सिम्टम्स है। तो 4-5 दिन दवाई खाई मैंने, तो थोड़ा बहुत फीवर थोड़ा कम हो गया। बॉडी है कभी भी है, और ये ईचिंग हो रखी है पूरी बॉडी में। और यहाँ मच्छर काफ़ी हैं, आप कुछ भी कर लो मच्छर अंदर आ ही जाते हैं फ्लैट में। कोई दवा वगैरह का कोई छिड़काव होता नहीं है यहाँ पे। अभी 1 हफ्ते पहले ही ठीक हुआ हूँ। अभी मेरी वाइफ वो बीमार है इस समय। श्रीलंका ने मलेरिया का वध कैसे किया ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज कैसे मच्छरों से हार रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से कोई दवाई नहीं छिड़की गई है इस एरिया में, और पिछले कुछ दिनों से नालियां खोद के चले गए थे। 15 दिन बाद कूड़े उठ रहे हैं नालियों का। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लगातार हर साल मानसून के दौरान डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मामले आते हैं। सरकार सोई हुई है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, जिससे लगातार लोग मर रहे हैं। बीमार है, आए दिन हर घर में कोई ना कोई बीमार चल रहा है। किसी को चिकनगुनिया हो रहा है, किसी को बुखार आ रहा है। मैं खुद ही, मेरे को खांसी और बुखार हो गया था, तो मैं अभी उसी की मेडिसिन लेके आ जाया हूँ। जो लोगों से मैं मिला पहले, जो बुखार हुआ था, वो कह रहे थे कि जॉइंट पेन इतना है कि मैं चल नहीं पा रहा था। कुछ लोगों ने बताया कि डंडा लेके मुझे जाना पड़ा। तो मेरे को ऐसा लगता है ऐसा बुखार क्या हो गया कि है। लेकिन जब मुझे हुआ है, मेरे होने के बाद लगा कि भाई इसकी बहुत ही स्थिति, इस प्रकार का जो बुखार है जिसको होता है वो तोड़ के रख देता है। पड़ोस में भी है, मेरे सामने रहते हैं, उनका बेटा तो खत्म हो चुका है, और बगल में भी है, ये गद्दे वाले रहते हैं, इनके भी दोनों बच्चे बीमार हो गए, सामने इधर भी। यानी हर दूसरे घर में हर दूसरे घर। ये एमसीडी वाले कहते हैं कि हमने छिड़काव किया, कोई आया था छिड़काव? कोई छिड़काव नहीं हुआ। ऐसा छिड़काव, ना कोई धुएं वाली मशीन आई है, नहीं कोई छिड़काव हुआ, कुछ नहीं हुआ।
दिल्ली सरकार इन दिनों मोहल्ला क्लिनिक योजना की कामयाबी से जुड़े बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन मोबाइल क्लिनिक्स ने कैसे श्रीलंका को मलेरिया से मुक्ति दिलाई, ये सीखना अभी दिल्ली के लिए बाकी है। श्रीलंका में सरकार ने लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर पहले ऐसे इलाकों की पहचान की जहां मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। फिर इन इलाकों में मलेरिया मोबाइल क्लिनिक्स की तैनाती की गई। इन मोबाइल क्लिनिक्स में मलेरिया के संदिग्ध मरीजों की मौके पर ही जांच कर उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है। इसके अलावा घर घर में मच्छर रोधी दवा का छिड़काव कर मलेरिया से लड़ाई लड़ी गई। आपको बता दें कि भारत ही की तरह श्रीलंका में भी मॉनसून के दौरान काफी बारिश होती है, जिससे मच्छर पैदा होते हैं। लेकिन एक ट्रॉपिकल देश होने के बावजूद प्रभावी योजनाओं की वजह से श्रीलंका एक मलेरिया मुक्त देश बन गया है, जबकि भारत में मलेरिया का खात्मा करने में 15 वर्ष और लग सकते हैं। जो हमारा नेशनल फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है, जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने फरवरी के महीने में किया था 2016 में, उसमें 2027 की हम बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा फेज मैनर में होगा। पहले कुछ ऐसे राज्य जहां पर कम समस्या है वो इस प्रगति में करेंगे, साथ साथ में उन क्षेत्रों में जैसे वनवासी क्षेत्र हैं और जहां मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा है, कुछ अर्बन एरिया में भी प्रॉब्लम्स हैं, बॉम्बे में प्रॉब्लम रहती है, उन सब का जो है वो करके 2027 तक का हमारा टारगेट है कि हम मलेरिया का कोई भी केस, इंडिजिनस केस नहीं होने। मच्छरों के खिलाफ एक ऐसी ही लड़ाई मलेशिया भी लड़ रहा है। मलेशिया में डेंगू के मामले लगातार आ रहे हैं, लेकिन अब मलेशिया की सरकार ने सभी इमारतों में मस्कीटो ट्रैप लगाना अनिवार्य कर दिया है। ये मॉस्किटो ट्रैप सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं और हांगकांग जैसे देशों में इनका काफी इस्तेमाल किया जाता है। ये बात सही है कि मच्छरों के खिलाफ ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन अव्यवस्थित तरीके से योजनाओं का जाल बिछाकर मच्छरों से लड़ने से अच्छा है कि मच्छरों के खिलाफ एक देशव्यापी मुहिम छेड़ी जाए, ताकि छोटे छोटे मच्छर भारत के बड़े बड़े सपनों पर ग्रहण न लगा पाएं। पवन नारा के साथ यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, दिल्ली। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका जैसी बीमारियां मच्छरों के जरिए ही फैलती हैं। इसलिए दुनिया को मच्छर मुक्त बनाकर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया को पूरी तरह मच्छर मुक्त करना लगभग असंभव है। मच्छरों को दुनिया का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है और आपको बता दें कि नर और मादा मच्छर में से सिर्फ मादा मच्छर ही काटती है। संक्रमित मादा मच्छर के काटने से शरीर में पैरासाइट्स पैदा हो जाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक मच्छरों ने किसी भी जानवर के मुकाबले ज्यादा जानें ली हैं। यहाँ तक कि मानव इतिहास में इंसानों ने भी दूसरे इंसानों को इतनी बड़ी संख्या में नहीं मारा है जितनी संख्या में मच्छरों ने इंसान को मारा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मच्छर धरती पर जुरासिक एज से ही मौजूद है। आपको बता दें कि जुरासिक एज उस काल को कहा जाता है जब धरती पर डायनासोर्स हुआ करते थे, यानी मच्छरों का अस्तित्व 20 करोड़ वर्ष से भी पुराना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मच्छरों की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई थी और वहां से वो पूरी दुनिया में फैलते चले गए। प्राचीन काल में मच्छरों का आकार आज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हुआ करता था। मच्छर इंसान के शरीर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और गंध से आकर्षित होकर इंसानों को काटते हैं। आपको बता दें कि मलेशिया में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा LED लैंप तैयार किया है जिससे नियंत्रित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ये लैंप मच्छरों के लिए एक मॉस्किटो ट्रैप की तरह काम करता है। मच्छर इस लैंप की तरफ आकर्षित होते हैं और फिर मारे जाते हैं। माना जाता है कि दुनिया में मच्छरों की 3500 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। लेखक गॉर्डन पेटरसन के मुताबिक मच्छरों की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका जापानियों से युद्ध जीतने में कामयाब रहा था। गॉर्डन पेटरसन ने अपनी किताब द मॉस्किटो वॉर्स में दावा किया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपने 10,000 सैनिकों को जानबूझकर मलेरिया प्रभावित इलाकों में उतारा, क्योंकि जापानियों के पास मलेरिया से निपटने के उपाय मौजूद नहीं थे, जबकि अमेरिकी सैनिक मलेरिया से लड़ने के संसाधनों को अपने साथ लेकर आए थे।
मच्छरों के बारे में ये सारी जानकारियां देने के पीछे हमारा मकसद आपको ये समझाना है कि जिस छोटे से मच्छर को हम नजरअंदाज कर देते हैं, उसने मानव सभ्यता को प्रभावित किया है और आज भी मच्छर इंसानों को मार रहा है। इसलिए अगर आपके आसपास भी मच्छर पैदा हो रहे हैं तो आप इन्हें छोटा सा जीव मानकर नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपको और आपके पूरे परिवार को खतरे में डाल सकता है। और अब हम कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की खाट वाली राजनीति का डीएनए टेस्ट करेंगे। राहुल गांधी इन दिनों कांग्रेस की ढीली हो चुकी राजनीतिक रस्सियों को कसकर एक मजबूत चुनावी चारपाई तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिन तस्वीरों के आधार पर हमने ये वीडियो विश्लेषण तैयार किया है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने अपने कंधे पर चुनावी चारपाई तो उठा ली है, लेकिन उसे बिछाने के लिए उन्हें मजबूत जमीन की तलाश करनी होगी। राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया में रैलियां की और रोड शोज किए। देवरिया में कांग्रेस ने एक खाट पंचायत का आयोजन भी किया था, जिसमें राहुल गांधी को खाट पर बैठकर किसानों और आम लोगों के साथ चर्चा करनी थी। लेकिन राहुल गांधी का भाषण खत्म होते ही सभा में आए लोगों के बीच खाट लूटने की प्रतियोगिता शुरू हो गई और ऐसा लग रहा था कि सभा में आए ज्यादातर लोग राहुल गांधी का भाषण सुनने नहीं, बल्कि खाट उठाकर अपने घर ले जाने के लिए आए थे। कई लोग तो अपने कंधों पर एक नहीं बल्कि दो खाट उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे हिंदी भाषा में खाट से जुड़े हुए कई मुहावरे प्रचलित हैं, जिनमें खाट लुट जाना और खटिया खड़ी हो जाना जैसे मुहावरों को नुकसान और फजीहत से जोड़कर देखा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की राजनीतिक खाट में वोटों को खींचने वाली शक्ति पैदा हो पाएगी? राहुल गांधी के इवेंट मैनेजर्स ने काफी मेहनत करके उनके लिए खाट पर चर्चा का फॉर्मूला निकाला है, लेकिन उनकी खाट पॉलिटिक्स को लेकर लोगों में कितनी गंभीरता है, ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इवेंट मैनेजर राहुल गांधी को किसान का लुक तो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें किसानों की राजनीति करने वाला सबसे बड़ा और असरदार नेता नहीं बना सकते। ये काम करने के लिए राहुल गांधी को पॉलिटिकल मैनेजमेंट के गुर सीखने होंगे, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट का काम तो किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी को सौंपा जा सकता है, लेकिन पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम किसी कंपनी के भरोसे छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। यूपी के देवरिया में राहुल गांधी ठाट बाट की नहीं, सिर्फ खाट की राजनीति कर रहे थे। लेकिन जिस खाट को वो अपने विरोधियों के लिए काट की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, वो लुट गई। जिस खाट पर बैठकर राहुल गांधी कांग्रेस की ढीली हो चुकी राजनीतिक रस्सियां कस रहे थे, वो खाट रैली में आए लोगों के बीच रस्साकशी की वजह बन गई। रैली खत्म होते ही खाट की लूट शुरू हो गई। जिसके हाथ में जो खाट आई वो उसे उठाकर ले जाने लगा। लड़ाइयां होती रहीं, खाटें टूटती रहीं। सोने के लिए, बैठने के लिए घर पर ले जाएंगे और जो परेशानी है इसे खत्म हो जाएगी हमारा बाल बच्चे का भी। कांग्रेस ने इन दिनों राजनीतिक मेकओवर के लिए खास तरह की इवेंट मैनेजमेंट सेवाएं ली हैं, जिसके जरिए कांग्रेस का राजनीतिक लुक बदलने की कोशिश हो रही है। लेकिन कांग्रेस को अब भी अपनी राजनीतिक चारपाई बिछाने के लिए सही जगह नहीं मिल पा रही है। हमने ये यात्रा इसलिए शुरू की है कि हम नरेंद्र मोदी जी पे, हिंदुस्तान की सरकार पर थोड़ा दबाव डालें। किसान की जो समस्याएं हैं, किसान के सामने जो दुख है, किसान के दिल में जो घबराहट है, वो हम मोदी जी के कानों तक पहुंचाएं। हाल के कुछ चुनावों में कांग्रेस का राजनीतिक डेटा बहुत तेजी से खर्च हुआ है, जिसे रिचार्ज करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट का बूस्टर प्लान लाया गया है, जिसके तहत राहुल गांधी कभी मंदिर में माथा टेक रहे हैं तो कभी भुट्टे पर नींबू रगड़कर विरोधियों के दांत खट्टे करने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ना हमारी यूपी में सरकार है, ना हमारी दिल्ली में सरकार है, मगर जो आपका दुख है, किसानों का दुख है, मजदूरों का दुख है, वो हमारा दुख है और हम आपकी लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। कांग्रेस को लगता है कि आरजी का ये अवतार कांग्रेस को 4G की रफ्तार से जीत दिला पाएगा। भारतीय जनता पार्टी घबरा भी गई है, बौखला भी गई है और सकपका भी गई है। सच ये है कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी अगर 1,20,000 करोड़ रुपए का उद्योगपतियों का 2 साल में कर्जा माफ कर सकते हैं तो देश के किसान और खेत मजदूर का क्यों नहीं। लेकिन विरोधियों की नजर में कांग्रेस के पास खाट है, लेकिन वो बात नहीं जिसके दम पर कांग्रेस का यूपी में बेड़ा पार हो सकता है। पहली बात तो राहुल गांधी को पता ही नहीं खाट क्या होती है। आप उनसे पूछना, मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी को खाट के बारे में नहीं पता। हाँ, उन्हें देखी जरूर होगी कि अजीब सी चीज है, क्या है। हो सकता कांग्रेस ने सोचा इस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में पुनर्जन्म ले लेंगे या उत्तर प्रदेश में दोबारा हम खड़े हो जाएंगे। उसको कांग्रेस की स्थिति तो कहीं अच्छी नहीं है। कुछ लोग खाट ही लेके भाग रहे हैं, तो खाट लेके भाई भाग जाएं, वोट दे दें, तब भी सस्ता ही पड़ेगा। मई महीने में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 4 राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा था और अब यूपी में कांग्रेस के सामने अपनी राजनीतिक खटिया को बुनने की चुनौती है। देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस का राजनीतिक इवेंट मैनेजमेंट राहुल गांधी को पॉलिटिकल मैनेजमेंट के गुर भी सिखा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस को ये बात समझनी होगी कि इवेंट मैनेजमेंट से चुनाव नहीं जीते जाते, उसके लिए उन्हें पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना होगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये विश्लेषण दिलचस्प लगा और अब आपके लिए एक और दिलचस्प विश्लेषण हमारे पास है और इस विश्लेषण की लोकेशन है पाकिस्तान। दुनिया की नजर में पाकिस्तान एक अजीबोगरीब देश है क्योंकि वहां से आए दिन अजीबोगरीब खबरें आती रहती हैं और आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान में जंजीरों में बंधा एक पेड़ 118 साल से सजा भुगत रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक शहर ऐसा भी है जहां AK-47 राइफल एक स्मार्टफोन से भी सस्ती बिक रही है। समझने वाली बात यह है कि जिस देश में AK-47 के दाम एक फोन के दाम से भी कम हो जाएं और आतंकवादियों की जगह पेड़ों को जंजीरों से बांध दिया जाए तो समझ लेना चाहिए कि वहां आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है और उसके भविष्य में सिर्फ धमाके ही लिखे हैं। पाकिस्तान खुद को एक आजाद देश कहता है, हालांकि वहां एक पेड़ 118 सालों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान में मौजूद ये बरगद का पेड़ इन दिनों काफी चर्चा में है। एक छोटे से कस्बे लांडी कोटल के आर्मी एरिया में मौजूद इस बरगद के पेड़ को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 1898 में तत्कालीन हिंदुस्तान का हिस्सा रहे इस क्षेत्र में भी अंग्रेजों का शासन था। उस समय जेम्स स्क्विड नाम का एक सनकी अंग्रेज अफसर शराब के नशे में धुत होकर यहां से गुजर रहा था। अचानक इस पेड़ को देखकर उसे लगा कि यह पेड़ उसके ऊपर गिरने वाला है। अंग्रेज अफसर ने पेड़ को सावधान होने का आदेश दिया और जाहिर है कि पेड़ ने अफसर की बात नहीं मानी। इसके बाद पेड़ को सबक सिखाने के इरादे से उसने पेड़ को कैद करवा दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पेड़ को सजा देकर अंग्रेज यहां के लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि जो भी उनका आदेश नहीं मानेगा उसका यही हश्र होगा। बरगद के इस पेड़ पर आज भी एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है, आई एम अंडर अरेस्ट। आजादी के 69 साल के बाद भी पाकिस्तान ने इस पेड़ को कभी आजाद नहीं करवाया। यह भी एक विडंबना है कि पाकिस्तान में पेड़ों को तो कैद में रखा जाता है जबकि आतंकवादी आराम से मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। पाकिस्तान से आई दूसरी अजीबोगरीब खबर पाकिस्तान के दर्रा अदम खेल इलाके से आई है। यह इलाका हथियारों और गोला बारूद के लिए कुख्यात है। इस इलाके में AK-47 एक सस्ते स्मार्टफोन की कीमत में बिक रही है। अगर किसी देश में सिर्फ 8,250 रुपए में AK-47 जैसी राइफल मिल जाए तो आतंकवादी इसका खूब फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान के पेशावर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये इलाका इतना खतरनाक है कि यहां पुलिस भी जाने से पहले 100 बार सोचती है और फिर वहां ना जाने का ही फैसला करती है। ये दोनों खबरें देखने के बाद आपको महसूस होगा कि पाकिस्तान एक कंफ्यूज्ड देश है
आतंक की जंजीरों में जकड़ा हुआ देश है और वो अपने आतंकवादियों में इतना मगन है कि उसे सच दिखाई नहीं देता। ये खबर अपने आप में किसी कटाक्ष से कम नहीं है और पाकिस्तान ने खुद अपने ऊपर ये कटाक्ष किया है। जिंदगी जबरे मुसलमान की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। मशहूर शायर सागर सिद्दीकी का यह कलाम पाकिस्तान के खैबर एजेंसी में मौजूद एक सजाए याफ्ता बरगद के पेड़ का दर्द बयां करता है। लांडी कोटल आर्मी एरिया में मौजूद ये पेड़ 118 सालों से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। भारी भरकम स्याह जंजीरों में गिरफ्तार बस चुपचाप खड़ा बरगद का ये पेड़ उस दिन के इंतजार में है जब एक नशेड़ी अंग्रेज आर्मी अफसर की सनक भरी सजा से ये निजात पाएगा। पिछली एक सदी से ये पेड़ पूरी दुनिया को अंग्रेजों के जुल्म की कहानी बता रहा है। खैबर से ब्रिटिश राज खत्म हो गया, हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, लेकिन इस पेड़ की गुलामी बदस्तूर जारी है। पेड़ पर टंगी ये तख्ती अंग्रेजों की सनक की गवाही दे रही है। आई एम अंडर अरेस्ट। एक शाम शराब के नशे में धुत एक ब्रिटिश अफसर ने सोचा कि मैं अपनी जगह से चलकर उसका पीछा कर रहा हूँ। उसने मेस सार्जेंट को मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तब से मैं कैद में हूँ। मज़कूरा दरख्त को कैद करना न सिर्फ फितरत के खिलाफ है बल्कि इससे अंग्रेज हुक्मरानों की जहनीत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दरअसल इस पेड़ की गिरफ्तारी के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। किस्सा साल 1898 का है जब खैबर का यह इलाका हिंदुस्तान का ही हिस्सा था और उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक ब्रिटिश अफसर जेम्स स्क्वेड शराब के नशे में टहल रहा था। इसी दौरान उसे ये वहम हो गया कि बरगद का पेड़ उसकी तरफ आ रहा है, उसके ऊपर गिरने की कोशिश कर रहा है। अंग्रेज अफसर ने अपनी हनक दिखाते हुए पेड़ को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। तकरीबन 100 साल तक अरसा हो गया है कि उन्होंने जंजीरों से जकड़ा हुआ है और बस ये तारीख का हिस्सा बना हुआ है। लांडी कोटल के लोगों के मुताबिक इस पेड़ को असल में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, इसलिए ही इस पेड़ को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि पेड़ को कैद करके असल में अंग्रेज ये खौफ फैलाना चाहते थे कि जो भी उनका आदेश नहीं मानेगा वो उसको ऐसे ही गुलाम बना लेंगे। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में जब एक आर्मी ऑफिसर्स नशे की हालत में बाहर निकल आया तो उस पर ये सारी दुनिया आसमां ज़मीन घूम रही थी। तो इसी वजह से जब उसकी नज़र इस दरख्त पे पड़ गई तो उसने ये आर्डर की, इसलिए कि ये हवाओं की वजह से ये दरख्त हिल रहा था, शोर कर रहा था, तो उस पर उसने इस मातहतों को आर्डर की कि इसको अब इसे अरेस्ट कर ले। कैदी बने बरगद की पूरी कहानी खैबर में मशहूर है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस पेड़ की कहानी को कई बार प्रसारित किया गया है। 17 साल से जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इसे किसने कैद किया और इसने क्या जुर्म किया है, बता रहे हैं ज़ीशान अनवर। लंडी कोतल छावनी में ये दरख्त 1898 से पाबंद जंजीर है और वो भी नाकरदा जुर्म की पादाश में। शराब के नशे में धुत अंग्रेज फौजी ऑफिसर जेम्स कॉबेट ने इसे अपनी तरफ सरकता देखा और उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। यहाँ के लांडी कोटल आर्मी एरिया में लगे इस पेड़ को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते रहते हैं। पेड़ के नीचे तमाशबीनों का मजमा लगा रहता है। हर किसी की जुबान अंग्रेजी दौर के जुल्म की कहानी दोहराती है। खैबर राइफल्स इस पेड़ की देखरेख करती है। ये दरख्त अब भी कैद है, खुद कह रहा है आई एम अंडर अरेस्ट। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने कभी इस पेड़ की जंजीरों को खोलने की कोशिश नहीं की। अब इन तस्वीरों को देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह हथियारों की कोई फैक्ट्री है, लेकिन सच तो यह है कि यह पेशावर से 35 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का वो इलाका है जहां AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार स्मार्टफोन से भी कम कीमत पर मिलते हैं। पाकिस्तान का ये एक ऐसा इलाका है जहां दुनिया की किसी भी बंदूक का मॉडल मिल जाएगा, वो भी बेहद सस्ते दामों में। एक जमाना ऐसा भी था जब इस बाजार में हर अवैध चीज मिल जाती थी, फिर चाहे वो चोरी की गाड़ी हो या फिर फर्जी डिग्री। इस इलाके का खौफ इस कदर हावी है कि यहाँ पुलिस भी जाने से पहले 100 बार सोचती है और फिर नहीं जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला समुद्री जहाज
1522 में आज स्पेन वापस लौटा था। विक्टोरिया नाम का यह जहाज 4 दूसरे जहाजों के साथ एक खोज यात्रा पर निकला था और इसने पूरी दुनिया की यात्रा सन 1519 में शुरू की थी। शुरुआत में करीब 265 लोगों के साथ 5 समुद्री जहाज इस खोज यात्रा में निकले थे, लेकिन 68,000 किलोमीटर की इस यात्रा के खत्म होने तक 5 जहाजों में से सिर्फ विक्टोरिया ही सुरक्षित वापस लौट सका। तब इस जहाज पर सिर्फ 18 लोग बाकी बचे थे और जहाज में कीमती मसाले लदे हुए थे। 1766 में आज ही के दिन ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन का जन्म हुआ था। जॉन डाल्टन को एटॉमिक थ्योरी का जनक माना जाता है। जॉन डाल्टन ने ही दुनिया को यह बताया था कि कोई भी पदार्थ बेहद छोटे कणों से बना होता है, जिन्हें एटम्स या अणु कहा जाता है। विज्ञान की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी खोज थी और इसके बाद आपको स्कूल में पढ़ी हुई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी याद आ गई होगी। 1965 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की घुसपैठ का जवाब देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को पार किया था और इसी के साथ 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1972 में आज ही के दिन सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का निधन हुआ था। उस्ताद अलाउद्दीन खां 20वीं सदी के सबसे बड़े संगीत शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक अली अकबर खां के पिता और पंडित रविशंकर के गुरु थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मेहर घराने की स्थापना उस्ताद अलाउद्दीन खां ने मध्य प्रदेश के मेहर में की थी। 1935 में पंडित उदय शंकर के बैले ट्रूप के साथ उस्ताद अलाउद्दीन खां ने यूरोप का दौरा किया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।